हाँ, नमस्कार। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ही होंगे। तो ये जो वेबिनार है और दूसरे जो हम लाइव सेमिनार लेते थे होटल में, ऑडिटोरियम में बड़े बड़े, इन दोनों में मुझको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। फ़र्क किस सेंस में कि जब हम ये वेबिनार करते हैं तो वो चार्म नहीं आता जो ऑडियंस सामने होती है, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के खिलखिलाते चेहरे, चहकते चेहरे, किसी का कंफ्यूज चेहरा, वो एक जो ऑरा क्रिएट करता है वो आप में एनर्जी बढ़ता है। और इस वेबिनार में तो लगता है कि जैसे हम एक अलग कमरे में बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, ना कोई देखने वाला है, ऑफ कोर्स सुनने वाले तो हैं, पर उस जो रिएक्शन होती है दर्शकों की वो जब हम तक नहीं पहुंचती है तो एक लाइव जैसा नहीं लगता, वो एक एग्जॉस्टिंग लगता है मेरे को। तो अब पता नहीं बाकी स्पीकर्स को कैसा लगता होगा, फिर भी इसके अलावा हमारे पास आज के समय में कोई चारा नहीं है, तो करते हैं। ये फ्रेम भी उस ढंग से नहीं होता है जैसे सेमिनार में होता है, क्योंकि वहाँ तो मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप कोशिश करते हो उसको क्रैक करने की केस को, तो उसमें बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलती है। पर जहाँ जो जैसा अपॉर्चुनिटी है हमें उसको वैसे अवेल करना चाहिए। इसलिए अब जो ये सुविधा वेबिनार की मिली हुई है, इसी का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो मैं आपके सामने, क्योंकि ये ऑडियो केसेस होते हैं आजकल, वीडियो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकते हैं, तो ये ऑडियो केसेस को मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें बहुत सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं जो मरीज़ हमारे से करते हैं, इधर उधर की, कोई पैसे की है, कोई बार्गेनिंग की है, कोई किसी और चीज़ की है, पता नहीं बहुत सारी होती हैं जिनका कोई पर्पज़ नहीं होता है। कुछ उसकी आइडेंटिटी होती है, मेडिसिन का नाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मुझको एडिट करना पड़ता है, और जो कुछ रेलेवेंट बात होती है वो मैं आपके सामने और रखता हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं पहले उस रिकॉर्डिंग को पेपर पर लिखता हूँ, उसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि क्या पेशेंट ने बोला। वो मेरी अपना स्टाइल होगा बोलने का, एक्सप्रेशन का, पर आपको मेरे स्टाइल से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो पेशेंट से मिलती है। तो मैं जब आपको बता दूंगा उसके बाद पेशेंट की ओरिजिनल वॉइस भी आपको सुनवाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि पेशेंट ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा। जो ओरिजिनल पार्ट है उसको नहीं एडिट करता हूँ। एडिट में ज़्यादातर पेशेंट की आइडेंटिटी होती है जो उसको एडिट किया जाता है, बाकी 99% से भी ज़्यादा पार्ट ओरिजिनल होता है। उसमें कोई उसके अंदर कुछ कटिंग नहीं की जाती है एक्स्ट्रा, मतलब केस से संबंधित जो पार्ट होता है वो पूरा रहता है। अब जैसे ये केस है, ये किसी ने मेरे पास भेजा होगा जो इनके जानकार हैं और मेरे भी जानकार हैं, वो ठीक हुए होंगे। उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया, मैं भी जानता हूँ उस बंदे को, उसने ज़्यादा 1-2 सेंटेंस से ज़्यादा इसको नहीं बताया होगा। पर केस शुरू करने से पहले इसके बेटे ने और मरीज ने लगभग 11 कॉल्स किए अपनी सब जो उल्टी सुल्टी बकवास जिसे हम कह सकते हैं वो करने के लिए। उसके बाद फिर ये केस देने को तैयार हुए। ऐसा नहीं है कि उसका कुछ हम रूब्रिक बनाएंगे, क्योंकि जो पेशेंट है, हमें पेशेंट से कंसर्न होता है, उसके रिलेटिव से उतना कंसर्न होता नहीं है, वो सारी फालतू की बकवास होती है। तो वो सब मैं यहाँ नहीं सुनवाऊंगा आपको, और ना मैं आपको बोल के बताऊंगा। पर मैं उसकी इतनी सारी बकवास सुनता रहा, इसलिए क्योंकि ये सहजयोगी है,
और कोरोना का पेशेंट है। तो इसलिए मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक उनकी सारी बात सुन रहा था। मैं चाहता था कि ताकि ये लोग एलोपैथी में ना फंसें और हमारा जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ले लें। इसलिए मैं पेशेंसली इनको नाराज़ नहीं कर रहा था, पेशेंटली सुन रहा था। तो केस मैं शुरू करता हूँ। ये एक 62 साल की महिला है। इसको किसी होम्योपैथ ने मेरे पास इलाज के लिए भेजा है और ये मरीज और इसका बेटा दोनों सहजयोगी हैं। मैं भी सहजयोगी हूँ, परंतु इनसे ये मेरा पहला संपर्क है। मैं इनको जानता नहीं हूँ। रोगी से बात करने से पहले इन्होंने एक ही दिन में 12 बार फ़ोन किया, जिसमें यह लोग मतलब इस रोगी का बेटा मुझे ये समझाने का प्रयास करते रहे कि वो अच्छे लोग हैं और उनके क्षेत्र के ज़्यादातर सहयोगी परिवार इन लोगों को जानते हैं और वो मुझे भी जानते हैं। तो इन 12 बार फ़ोन में मेरा लगभग 2 घंटे और 22 मिनट खर्च हो गए। ये तो मेरे क्लिनिक टाइम से भी ज़्यादा लंबा टाइम है। उसके बाद इन्होंने अपनी जानकार होम्योपैथ को पूना, जिसने रेफर किया है वो पूना रहती है, पूना फ़ोन किया, मेरे विषय में फिर बताया कि वो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात कह रहे हैं। उस होम्योपैथ ने इनको बताया कि अगर मैं इनको इलाज की गारंटी दे रहा हूं तो इलाज फिर चालू कर दिया जाए। इनमें से दोनों ही होम्योपैथ और स्वयं रोगी तक को भरोसा नहीं था कि होम्योपैथी से कोरोना का इलाज हो सकता है। अब ये हमारी होम्योपैथी की गुडविल है, जिसके लिए हम खुद ही होम्योपैथ शोर मचाते हैं कि गवर्नमेंट हमको तवज्जो नहीं देती है, एलोपैथी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। उसमें गवर्नमेंट का जरा सा भी कसूर नहीं है। गवर्नमेंट कोई आसमान से नहीं आती, हम ही लोगों में से कुछ लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जो समाज में होम्योपैथी का परसेप्शन है वही गवर्नमेंट में है। जब ये एक होम्योपैथ हो के ये नहीं जब बिलीव कर रही है कि ये कोरोना हम कर सकते हैं ठीक, तो फिर दूसरे लोगों से कैसे आप उम्मीद करोगे कि वो आपका सम्मान उस दृष्टि से करेंगे या पे भरोसा करेंगे। तो इससे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने काबिलियत को सुधारना है, समाज में रिजल्ट देने हैं। जैसे जैसे आप रिजल्ट देते रहोगे समाज खुद ब खुद आपसे जुड़ता रहेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर समाज आपसे कहेगा कि आप ये भी करिए और वो भी करिए। तो अब अनेकों एलोपैथिक दवाइयाँ खाकर और लगभग 1 महीना गुजर जाने के बाद मेरे द्वारा गारंटी दिए जाने पर ही ये लोग मुझसे इलाज करवाने के लिए तैयार हुए, परंतु मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी बात जब करता है तो वो डिपेंडेबल लोग नहीं होते हैं, शक्की होते हैं, उनका पूरा दिमाग ऑलमोस्ट खराब होता है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आपको पहले अपने जो भी इंटरेस्ट हैं उनको सेव करना होता है। परंतु मुझको इनकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पहले फीस जमा कराने को कहा। तो भी इन्होंने कहा कि पूना से होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी फीस जमा करवाएगी, जो रेफर कर रहा है वो मेरी फीस क्यों पे करेगा, जबकि इससे उसका कोई संबंध नहीं है, ये केवल उसके जानकार लोग हैं। तो इतनी बड़ी फीस वो क्यों जमा कराएगी, मेरे समझ से परे था। तो भी इन्होंने कहा कि पूना से होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी फीस जमा करवाएगी, जो कि बड़ा अजीब बात है। परंतु ये लोग इलाज शुरू करने पर जोर देते रहे। फिर मैंने कठोरता से मना करने पर कि जब तक फीस जमा नहीं होगी इलाज शुरू नहीं होगा, जबकि 2 घंटे 20 मिनट ऑलरेडी मेरे इनसे बात करके खराब हो चुके हैं। तो इन्होंने लगभग 10 मिनट में ही फीस जमा करवा दी। तो ये मक्कारी थी कि अगर इलाज में 1-2 बार डोज में आराम नहीं आएगा तो फिर हम भाग जाएंगे। तो ये आप सबके लिए भी लेसन है, बिना फीस के आप काम मत करिए। दया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप प्रोफेशनल लोग हो, फुल्ली प्रोफेशनली चलो, बिल्कुल जरा भी रहम खाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा
कि हमको बीमारियां क्यों होती है, तो फिर किसी भी मरीज से आपको सहानुभूति नहीं होगी जरा सी भी, क्योंकि ये आसान ऐसे ही नहीं है कि कैजुअली बीमारियां हो जाती है। किसी को भी बीमारी कैजुअली नहीं होती है, उसके पीछे उसके अपने बहुत गहन दुष्कर्म होते हैं। चाहे वो सिंपल बुखार हो, कोरोना तो बहुत बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत भयानक दुष्कर्म किए हुए लोगों को हुआ है। अब ये बात अभी मैं सिद्ध नहीं कर सकता, पर मैं अपने सहयोग की शक्तियों के द्वारा इसको जानता हूं। क्योंकि जैसे अब क्यों बीमार होते हैं हम लोग, मैं साथ में यहाँ भी थोड़ा सा फिलॉसफी भी, क्योंकि हम होम्योपैथ हैं, हमें समझना चाहिए कि आखिर हम बीमार होते क्यों हैं। अब कोरोना को वायरस कहा गया है। वायरस होते क्या हैं? जैसे सृष्टि का एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, तो जब शुरू में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, उनमें प्लांट भी थे और एनिमल भी थे, तो वो बहुत सारे एनिमल्स एग्रेसिव थे, और जब बड़े हो गए, यानी उनका मल्टी सेलुलर बन गए, वो भी बड़े एग्रेसिव थे। उनमें से आजकल जो देखते हो कार्निवोरस प्लांट भी होते हैं, कुछ अफ्रीका में कार्निवोरस ट्रीज भी होते हैं। तो इस तरह पहले जंगल के जंगल होते थे, तो उनको सृष्टि से हटाया गया परमात्मा के द्वारा, और वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले गए हैं। तो जब इस पृथ्वी पर हमारे शरीर में जो पावर है, धर्म की पावर, ये बाहर वाला धर्म नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, पावर, जैसे सुनने की पावर कान में होती है, देखने की आंख में होती है, बोलने की हमारी जुबान में होती है, इसी तरह हमारे नाभि के चारों तरफ वाइड में एक पावर होती है। उस पावर को धर्म कहा जाता है। जब श्री कृष्ण ने कहा था, भाई जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, तो उन्होंने उस शक्ति की बात करी थी। तो जब ये धर्म की ग्लानि होती है समाज के अंदर, तब ये नेगेटिव फोर्सेस, जिनको वायरस कहा गया है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारे इस साइकी में खिंच जाते हैं। तो केवल वही लोग बीमार होते हैं इस कोरोना से जिनके अंदर ऑलरेडी लेफ्ट साइड, इमोशनल साइड, जिसे हम लेफ्ट सिंपैथेटिक से कह सकते हैं, पर वो लेफ्ट सिंपैथेटिक नहीं होती बल्कि ईडा नाड़ी होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, मून चैनल कमज़ोर हो जाता है। तो वो हमेशा दुष्कर्मों से होता है, एंटी गॉड एक्टिविटीज से होता है। तो उन लोगों के अंदर ये वायरस शक होता है। तो अब आप खुद समझ लेंगे कि अभी मैंने थोड़ा सा इशारा किया, बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पर ये पॉइंट मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपके मन में क्यूरियोसिटी हो जाए कि आखिर हम क्यों बीमार होते हैं। तो जब पता लगेगा तो फिर आप उससे बचने के तरीके भी निकाल लोगे और इलाज के तरीके भी निकाल लोगे। परंतु मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने पहले फीस जमा कराने को कहा। तो भी इन्होंने कहा कि पूना से होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी फीस जमा करवाएगी, जो कि बहुत अजीब बात है। परंतु ये लोग इलाज शुरू करने पर जोर देते रहे। मेरे कठोरता से मना करने पर कि जब तक फीस जमा नहीं होगी इलाज शुरू नहीं होगा, तो इन्होंने लगभग 10 मिनट में ही फीस जमा करवा दी। और इस प्रकार का बर्ताव पूरी तरह से मक्कारी भरा होता है, दूसरों को सम्मान न करने वाला स्वभाव है और सिर्फ अपना ही भला सोचने वाला होता है। जब इन सब बकवास में पूरा दिन मेरा खराब हो गया, तब रोगी से बात हुई। तो अभी यहाँ पर रोगी से जो मैंने वार्तालाप किया था, मैं उसका विवरण दे रहा हूँ आपको। ये 4 मई 2021 रात के सुबह 8:27 का केस है ये। तो ये वार्तालाप पहले दिन हुआ सारा। रोगी: जय श्री माता जी, भैया मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। काफ़ी समय से बुखार चलने के कारण बदन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जिस तीव्रता और तेज आवाज़ में ये बात कर रही है, उससे लग नहीं रहा कि इसको इतना ज़्यादा दर्द है।
जब दर्द होता है तो आदमी की आवाज़ उतनी कड़क नहीं होती है, उसमें नरमाई आ जाती है, एग्जॉशन आ जाता है, थकान आ जाती है, इरिटेशन आने लगता है। पर ये तो इस तरह से बात कर रही है जैसे नॉर्मल हेल्दी महिला है। असलियत में मैं एक पेंशनर हूँ और मेरे अकाउंट में पैसा जमा है, परंतु इस बीमारी के कारण हम लोग बैंक नहीं जा पा रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे पास पैसे तो हैं, मेरा ये बेटा भी सरकारी नौकरी करता है। इन सब बातों से मेरा लेना देना कुछ होता नहीं है, हमें अपनी फीस से मतलब होता है। पर ये सब मुझे इसलिए बता रही है कि हम लोग मक्कारी नहीं कर रहे हैं, आपकी फ़ीस देंगे पर इलाज पहले शुरू कर दो। तो इसलिए मैंने मना किया था। सब कुछ परमात्मा की कृपा से ठीक है। पैसे होते हुए भी बैंक नहीं जा पा रही हूँ। अभी अब ने किसी से इंतज़ाम किया है पैसों का, अभी आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आप पैसे की जरा सी भी चिंता ना करें, अभी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है। आप भैया मेरा फटाफट से इलाज शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बीमारी के कारण मैं बहुत घुल चुकी हूँ। डिज़ोल्व मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसी हो गई हूँ मैं। और मैं अस्पताल जाना नहीं चाह रही हूँ। तो अस्पताल क्यों नहीं जाना चाह रहे, जबकि कोरोना का इलाज तो हॉस्पिटल में ही हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी कह रखा है। क्यों नहीं जा रहे हो अस्पताल? एक तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, एक वजह हुई, मतलब होम्योपैथी के फेथ के कारण हमारे पास नहीं आ रहे हैं ये लोग। ऊपर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है अस्पताल में, वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोविड के रोगी आए हुए हैं, वहाँ पर मेरी ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो पाएगी। यानी होम्योपैथी के फेथ नहीं है, ये मजबूरी है। तो इससे हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड हमसे इलाज ले रहे हैं, क्योंकि मेरे इस बेटे को भी कोविड हुआ है। तो फिर मुझ अकेली को अस्पताल में कौन संभालेगा? आप समझ गए हो ना अच्छे से। अब मेरा इलाज शुरू कर दीजिए जल्दी से। अभी आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो ही रही है, देखो अभी होने वाली है। मैं पूछता हूँ भी आपको भूख कब से नहीं लग रही है? पहले तो मुझे भूख लगती थी, पर जब से मुझे ये बुखार हुआ है तब से मेरी भूख कम होती जा रही है। पर मैं ज़बरदस्ती खाना खाती हूँ, परंतु खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालांकि हमारे पास में एक सहयोगी परिवार है, वो बहुत अच्छा खाना लाकर दे रहे हैं हमको। वहाँ सब लोग अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भगवान की कृपा से। पर अब पैसे की दिक्कत है, क्योंकि मैं बीमारी के कारण बैंक नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, आप किसी प्रकार की अभी कोई दवाई खा रहे हो? मतलब 1 महीना हो गया तो कुछ तो खा ही रहे होंगे ना। दवाइयाँ तो मैं काफ़ी सारी खा रही हूँ, पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा आपको सारी दवाइयों के बारे में समझा देगा। हमको इन दवाइयों से कुछ लेना देना होता नहीं है। खा रही है तो खाए, नहीं खा रही तो मत खाए। हम तो अपने सिम्टम के हिसाब से दवाई देंगे। तो मैं इसको कहता हूँ नहीं, मुझको दवाइयों के नाम नहीं चाहिए। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आप दवाइयाँ खा रही हो या नहीं खा रही हो। नहीं, अभी तो आज सुबह मैंने आधी PCM खाई है। उन दवाइयों से मुझे अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, इसलिए नहीं खा रही है। तो क्या आप इन दवाइयों को खाना नहीं चाहती हो? दवाइयों से नुकसान हो रहा है या कोई और बात है? उन दवाइयों से मेरे होंठ फट गए हैं और मुंह के अंदर भी अजीब सा हो गया है। दवाइयां खा खाकर मेरा टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप ये कहना चाह रही हो कि दवाई खा खाकर आप दुखी हो गई हो, इसलिए उसको और नहीं खाना चाहती हो, इसलिए होम्योपैथी खाना चाहती हो। असलियत में पता लग रहा है ना क्यों होम्योपैथिक लेना चाहते हैं। हाँ, यही बात है। पर अगर उनसे खाने के बाद कुछ फ़ायदा हो जाता तो भी अच्छी बात है। जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो दवाई मैं क्यों खाऊं, आप ही बताओ। अब आप मेरा इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। अब ये टोटल वार्तालाप था, इसका ऑडियो आपको सुनवाएंगे। माता जी, हाँ भैया, मेरी आपसे बात हुई थी ना। ये हमारा काम है।
एहसान की कोई बात तो नहीं। बात जो कर लीजिए, क्योंकि ना हाँ उनको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम कितनी क्या है, कैसे आपने इलाज करना है। हाँ पेमेंट आपको तुरंत मिलने वाला है। नहीं कोई बात नहीं, आप उनसे बात करा दो, जी फिर मैं दवाई भिजवा दूंगा। जी भैया, बात की। ओके। हेलो। हाँ जी बहन जी बताइए अपनी। हाँ, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरे को वो भूख नहीं लग रही है। अच्छा। हाँ, भूख नहीं लग रही है और बॉडी पेन इतना हो रहा है कि उठ भी नहीं पा रही, और बुखार अभी सुबह अंडे शाम, और बुखार की वजह से बॉडी पेन इतना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, और एक्चुअली मैं पेंशनर हूँ। मेरी हाँ मंथली की 10,000 पेंशन आती है। हाँ मेरे अकाउंट में 1.5 लाख है। हाँ। पर मैं जा नहीं पा रही, और किसी जा से नहीं पा रही बंदोबस्त मतलब? करके मैं बैंक में नहीं जा पा रही। अच्छा। हिम्मत नहीं है मेरी। पैसे हैं मेरे पास, हाँ, माँ की कृपा से। हाँ हाँ मैं पेंशनर हूँ। ये हाँ। लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, मेरा हाँ बड़ा जी। बेटा। हाँ सब कुछ माँ की कृपा से है, पैसे होते हुए भी नहीं है, ये हालत हो गई है। तो अभी हमने किसी से अरेंजमेंट किया है, अच्छा। आपके अकाउंट में चला जाएगा। हाँ। आप इस पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छा ट्रांसफर हो रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। कोई बात नहीं। आप आप है ना अपना मेरा फटाफट इलाज भैया कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भूल चुकी हूँ। बहुत क्या हो चुके हो? भूल चुकी हूँ, भूल मतलब चुकी हो? अच्छा। हाँ, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, ऐसी हो गई हूँ। और मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रही। हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं? बेड नहीं है एक तो हॉस्पिटल में, ऊपर से क्या कहते हैं, हालत ही खराब है, ज्यादा ही कोविड पेशेंट आ रखे हैं। हाँ तो मेरी कोई वहाँ पे केयर होगा नहीं, क्योंकि ये भी, इसको भी कोविड है। अब इसको भी ये नहीं जा पाएगा तो मैं अकेली, मेरे को कौन संभालेगा वहाँ? हाँ हाँ समझते हैं ना? हाँ हाँ। तो आप मेरा इलाज शुरू कर दीजिए, अभी वो ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज आ तो रहा है। ये जो भूख का जो है, हाँ? मतलब कब से नहीं लग रही है आपको? भूख मेरे को काफी, मतलब जब से फीवर हुआ है ना, मेरे 4-5 दिन से पहले लग रही थी। जब से मतलब ये फीवर हुआ है, हाँ। तब से मेरी भूख बंद होती जा रही है। मैं खाती हूँ जबरदस्ती, पर स्वाद कुछ नहीं है। हाँ हालांकि कोई सहयोगी है, बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं हम। तो इस वार्तालाप के आधार पर मैंने इसको दवाई दी कि भाई हर 10 मिनट के बाद इसको खा लो। दवाई का नाम इस बार मैं बाद में बताऊंगा, रूब्रिक भी बाद में बताऊंगा। आप जब तक सोच लें क्या दवाई हो सकती है। तो 4 तारीख की शाम को 6:31 पर फिर ये फ़ोन करते हैं। ये दवाई खाने के आधा घंटे बाद गैस निकली, फिर शौच पास हुआ। अब रोगी बात करते हुए काफ़ी हाँफ रही है और खांस रही है। फिर उसके बाद काफ़ी सारा बलगम निकला है। अभी भी कफ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर निकल नहीं पा रहा है, और गले में खांसी की धसक सी है। बलगम निकल नहीं पा रहा है तो खुलकर खांसी नहीं आती है, बलगम भी काला निकलता है। सुबह से मुझे बुखार बिल्कुल नहीं था, अब शाम से फिर बुखार लग रहा है, 101 है। अब मैंने फिर PCM ले लिया है, क्योंकि जब बुखार चढ़ता है तो मेरा शरीर टूटता है और कमजोरी बहुत आ जाती है। अब इसको दवाई खाए हुए लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो हालत तुम्हारी सुबह थी उसके मुकाबले में कैसा महसूस कर रही हो। अब बड़ी तीव्रता से और जोशीले अंदाज में वो जवाब देती है, सुबह से तो बहुत अच्छा है, उससे तो काफ़ी सुधार है, पर खाने में स्वाद नहीं आ रहा है। सारी दुनिया 1 मिनट में नहीं बदलती है। ये सारा शोर एलोपैथी में लोग नहीं मचाते हैं, ये होम्योपैथ के पास ही मचाते हैं बस, क्योंकि होम्योपैथ को वो छोटा इंसान समझते हैं अपने से। इसलिए जब कभी नाम लेते हैं ना कि हमने कहाँ कहाँ इलाज कराया, तो एलोपैथ का नाम उनको याद होता है, कहाँ था, कौन सी डिग्री थी। पर होम्योपैथी के मामले में कहते हैं वह होम्योपैथी भी कराई थी जी मैंने, लखनऊ में फलानी जगह भी कराई थी, और भी 4-5 होम्योपैथ से लिया। किसी की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, बस इतनी कि होम्योपैथ था कोई, होम्योपैथ था कोई, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो खाने में सुधार नहीं आ रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है। अब मैं इसको समझाता हूं कि स्वाद तो आपके सही होने के भी कई महीने बाद तक नहीं आएगा,
क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, वो बहुत धीरे धीरे वापस लौटती है। कुछों को तो 6-6 महीने लग जाते हैं, कुछों को 2-4 दिन में ही आ जाती है। तो सबका अपना अपना शरीर है। पर ये तो 1 महीने से जब ये बुखार है तो इसका तो लंबे समय बाद ही आना चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेड तो ये है। फिर भी पहले से बहुत फ़र्क है जी। क्या और सुधार हो जाएगा? अब इतना हो चुका है 4-6 घंटे में, जो वहाँ 1 महीने में नहीं हुआ। फिर भी ये हमारे ऊपर हावी है। और हो जाएगा क्या? बजाय फेच करें कि इतना हुआ, तो बजाय थैंक्स करें, वो उल्टा और ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। भाई अगर आपको इतना फ़र्क लग रहा है तो आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं आ रही है जी? जब बुखार चढ़ता है तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 12-13 दिनों से बुखार चला आ रहा है, इसलिए मैं टूट सी गई हूँ। अब मैंने PCM खाई है तो बैठ पा रही हूँ, अभी तो मुझको अच्छा लग रहा है। तो अभी आपको केवल रूटीन दवाई ही खाते रहना है, जो मैंने इसको बहुत सारी दे रखी है। रात को मुझे कोई समस्या हो तो क्या आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? मतलब बहुत इरिटेशन होता है मुझे ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल से। क्या एक होंठ है 24 घंटे का गुलाम होता है मरीज़ का? नहीं होता। मरीज़ को भी उसकी मर्यादाओं में रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो फिर डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है कि उसको उसकी मर्यादाओं में रखे। अच्छा है ना करो, क्योंकि मैं नींद में आपकी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाऊंगा। आप ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ। पॉजिटिव सोचने से चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। अब तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, पर बलगम निकलेगा तो ही आराम आएगा ना। बलगम निकलता रहे, मुझे ऐसी दवाई देते रहो। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए। ऐसा कोई मरीज है जो नहीं चाहता हो, सभी चाहते हैं। इसको इलाज शुरू करे हुए अभी 4-5 घंटे भी नहीं हुए हैं। इतना ज़्यादा सुधार के बावजूद भी ये और जल्दी सुधरने की जल्दबाजी मचा रही है, बिना ये समझे कि उसको कितनी खतरनाक बीमारी है। और 1 महीने तक एलोपैथी खाकर भी इसकी हालत खराब होती जा रही है। ये एक प्रकार की दुष्टता और मूर्खता है। इसके लिए सटीक रूब्रिक है डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। फिर आगे बताते, डॉक्टर साहब मैं अस्पताल जाना नहीं चाहती। वो उसने ऊपर भी बताया जिस पे दवाई दी गई थी, तो ये इसी रूब्रिक पर मैंने दवाई दी थी। जी सर, वो दवाई का मैंने सब टाइम पे। हाँ, मेरे को ना सुबह को दवाई दी तो उसके बाद गैस पास हुई। सुबह की? हाँ, उसके आधा घंटे बाद फिर पास हुआ। हाँ। उसके बाद कॉफी निकला है। हाँ। जैसे कॉफी करने की कोशिश हो रही पर निकल नहीं पा रहा है। अच्छा। हाँ, तो और क्या कहते हैं ये, जैसे ये मतलब सी है, जैसे खांसी सी आती है ना। हाँ। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है। प्रॉब्लम मतलब ये है कि खुल के खांसी निकल नहीं पाता, तो खुल के खांसी नहीं आती। अच्छा। काला काला बलगम निकला है। काला निकलता है, ठीक। तो फीवर में जो है ना, दिन में बिल्कुल नहीं था। हाँ। सुबह मैंने कहा था ना आप और दे दीजिए। हाँ। आपने कहा आप नहीं देना। शाम को मुझे अंदर से लगने लगे कि मुझे फीवर है। हाँ। 5:30 ऐसे समझ में आने लगे। मैंने कहा चेक करते हैं, तो चेक करा तो 101 फीवर था। अच्छा। मैंने PCM ले लिया एक। हाँ। वही 600 वाला। हाँ। हाँ, वो ले लिया। अभी मैं लेती हूँ। तो हाँ। जब बुखार होता है तो मेरा शरीर पूरा टूट जाता है। अच्छा। हाँ, और वीकनेस बहुत है। वीकनेस बहुत है। हाँ, मतलब जो तुम्हारी सुबह हालत थी, हाँ, उससे अपने आप को तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो सुबह से तो अच्छा है। हाँ। सुबह से तो अच्छा है। हाँ। हाँ। उससे तो काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ। और खाने में ना, जैसे खाने में स्वाद नहीं आ रहा कुछ। नहीं, स्वाद तो महीनों नहीं आएगा। स्वाद तो बात दूर की बात है। अच्छा। हाँ। खाना भी स्वाद
खाना भी नहीं खाया। वो तो सही होने के बाद भी कई बार महीनों कई बार साल नहीं आता है, ये तो इस बीमारी के बाद। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, खाया ही नहीं। आपका नाम? तो अच्छा। वैसे करने से तो बहुत फर्क है, क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ना मेरी? नहीं, अभी आपको फर्क है तो फिर आप ऐसे हिम्मत नहीं आ रही आपको, जैसे आपको फर्क लग रहा है तो फिर वो हिम्मत क्यों नहीं आ रही आपके अंदर? हिम्मत इसलिए नहीं है, जैसे फीवर होता है ना, हाँ, तब मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है, बॉडी पेन होने का शुरू हो जाता है। हाँ। तो इतने दिनों से मतलब काफी 12-13 दिन से। फिर 5 तारीख को शाम को 8:15 यानी 24 घंटे से भी ज़्यादा के बाद इसका फ़ोन आता है। इसका मतलब है कि जो अर्जेंसी थी, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी दवाई चाहिए, जल्दी इलाज शुरू कर दो, वो इसके दिमाग से हट गई है। तो ये हम श्योर हैं कि हमारी दवाई ठीक है। हेलो भैया, जय श्री माता जी। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, अब बुखार तो नहीं है, सुबह 6 बजे बुखार की गोली खाई है, अभी 99 डिग्री है बुखार, दवाई तो आपकी असर कर रही है, बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर कब्ज है। अरे मैंने कहा भाई ज़्यादा मात्रा में खाना खा लो तभी तो लैट्रिन आएगी, और आपका डी डाइमर 576 है, ये काफ़ी खतरनाक स्थिति में है, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खतरनाक अवस्था तक बढ़ा हुआ है। मैं और मम्मी आपसे बात कर। हेलो भैया, जय श्री माता जी। हाँ जी बहन जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? वीकनेस बहुत है। हाँ जी? वीकनेस बहुत है। नहीं, जो हालत आपकी कल थी उससे कैसा है? वैसे तो फीवर अब नहीं है, आज नहीं है, और क्या मतलब सुबह का पर अभी फीवर कब से नहीं है? अभी से नहीं है ना, सुबह तो था। सुबह से था, अब नहीं है। उसके बाद कब बोलो कब खाई थी आपने? वही कल सुबह खाई थी, आज सुबह खाई थी। कल सुबह? नहीं, आज सुबह। तो सुबह कितने बजे खाई होगी? थोड़ा टाइम नोट करके रखा करो। दोनों कितने बजे खाई थी वो? हाँ, कब खाई थी? मतलब थोड़ा टाइम का अंदाजा नहीं है आपको? हैं? हाँ, अर्ली मॉर्निंग में मुझे सोआ था। हाँ, 6 बजे मैंने ली थी, उसके बाद कोई बुखार नहीं, मतलब डोलो 6 बजे के करीब खाई है। कितने बजे? 6 बजे खाई है। हाँ। अच्छा, तो मतलब अभी इसका मतलब 14 घंटे हो गया है। हाँ। अभी आपने बुखार चेक किया है या महसूस नहीं हो रहा आपको? चेक किया मैंने। कितना आ रहा है? 99.66। हाँ। तो ये तो 99.5 बुखार तो है ना अभी थोड़ा? है अभी बुखार। हाँ, है ना। जब ये आपसे बर्दाश्त ना हो ना, मान लो 100 जाए, 1 जाए, तब डोलो लेनी है। हाँ, इसीलिए मैं नहीं ले रही। हाँ, पहले तो इससे ज्यादा जाता था ना आपको? बहुत ज्यादा है, 102, 100। हाँ, तो मतलब इस दवाई का असर हो रहा है ना धीरे धीरे। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, जो दवाई आपको दे रखी है बस वो 5 गोलियां अपना लेते रहना, जैसे 2 घंटे। एक ही बारी पास हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। क्या करो? एक ही बारी में। तो आपका खाना कम होगा ना पहले से? खाना बहुत कम है। हाँ, तो फिर लैट्रिन कहाँ से आएगी जब खाना कम होगा तो? ये बात तो सही। हाँ, वो तो एक कॉमन सी बात है ना, जब ज़्यादा खाओगे उस हिसाब से। तो 6 तारीख को सुबह 10 बजे फ़ोन आता है। हेलो, जय श्री माता जी, मेरा नारियल पानी पीने और कीवी जो फ्रूट होता है, कीवी खाने का मन कर रहा है, ये मुझको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा एक कीवी खा लो और नारियल पानी जितना मर्जी पी लो। तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपकी भूख पहले से अच्छी हुई है? हाँ, पहले से तो अच्छी है जी, पर पूरी तरह से नहीं खुली है। ये हर बार कुछ लेने की बात कर रही है, जैसे पागल होती है। बजाय ये समझे कि मैं 2 दिन में कितना बदल गई हूँ, उसको नहीं देख रही है। अभी बुखार 96 है, यानी बुखार नहीं है। कल सुबह के बाद बुखार की गोली नहीं खाई है। अब आप कंपैरिजन करें 1 महीने एलोपैथी
48 घंटे होम्योपैथी। अब इसका बुखार 96 है। फास्ट कौन है? तो ये दुनिया की फास्टेस्ट पैथी है। मैं पूछता हूँ भाई अभी सब कुछ ठीक है, अब आपका खतरा टल गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो है वो 4 रूटीन दवाई चल रही है अभी इसकी। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर। हाँ सर वैसा ठीक है मम्मी का सर, थोड़ा सा वीकनेस तो सर धीरे जाएगी। उनसे बात कराओ ना, अपने आप मत करो। नहीं वो कपड़े चेंज करने गई हैं, कुछ हैं? बात। माँ येलो क्या कर रही हैं? बात करें। हेलो, जय श्री माता जी। हाँ जी, जय श्री माता जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि फ्रूट में जैसे कीवी आता है ना, कीवी हैं? कीवी नारियल पानी। हाँ हाँ। कीवी एक फ्रूट आता है। कीवी? हाँ कीवी। हाँ। इस रंग का होता है। कीवी क्यों लेना चाहते हो? तो इसलिए कि वो तो अच्छा लगता है मुझे खाने में, ले लेना थोड़ा, है ना। हाँ। एक कीवी, एक से ज्यादा मत खाना। ठीक है, एक कीवी खा लूंगी। और नारियल पानी तो कितना ही पी लो, कोई दिक्कत नहीं। नारियल पानी पी लो जितना मर्जी। हाँ वो तो मैं वैसे भी अच्छा रहता कि सेव वगैरह से हैवी पड़ रहा है तो कि टूल्स पास नहीं हुआ तो फिर। नहीं तो आपने कितना खाना खाया है? खाना तो मेरा मतलब कम ही है, ज्यादा नहीं। नहीं, भूख थोड़ी सी खुली है, पहले से नहीं खुली है। खुली है पर वो प्रॉपर नहीं खुली है ना, वैसे थोड़ी पहले है। स्टूल पास नहीं हो रहा तो फिर अभी बुखार कितना है आपका? बुखार अभी मैंने 96 से अभी चेक किया था। 96 है। डोलो कब खाई थी आपने? वो कल खाई थी। कल कब? सुबह 6 बजे? कल खाई थी। उसके बाद इसका फ़ोन आता है 15 तारीख को, क्योंकि इसकी फ़ीस 15 तारीख तक ही है, शाम 6:21 पे। यानी बीच में 9 दिन इसने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी और रूटीन दवाई इसके पास थी। जय श्री माता जी। सर मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं भैया। मैं आपकी दवाई खाती हूँ तो थोड़ा सा बलगम निकलता है, वैसे तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाने की खुराक भी बढ़ गई है, पर थोड़ी सी कमजोरी बची है। अब मैं इसको समझाता हूँ, भाई आपका डी डाइमर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके लिए इलाज की ज़रूरत है, ये खतरनाक होता है, इसलिए आप अपना इलाज कंटिन्यू करिए। पर इन्होंने आगे इलाज जारी नहीं रखा है, तो यहाँ तक तो केस ठीक हो ही गया है। डी डाइमर आगे क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता है। हेलो। हाँ जी। हाँ तो कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, जय श्री माता जी भैया। हाँ, जय श्री माता जी। मेरे को तो काफी फर्क है, वो दवाइयाँ मेरी खत्म हो रही है वैसे। बस तो फिर और क्या आगे? तो ये वैसे है ना, जैसे दवाई लेती हूँ तभी वो कफ निकलता है थोड़ा बहुत। अभी कौन सी दवाई लेते हो? वही जो आपने दे रखी है ना। अच्छा। ये जो दे रखी है शीशिया, तो खत्म हो रही है वैसे दवाई। पर अब कभी कभी है ना कफ अटकता है, तो ये आपकी दवाई लेती हूँ ना, उसके बाद ही मुझे निकलता है कफ। बाकी चीजें मतलब क्या क्या ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक है। बुखार तो जब आपने दवाई दी थी 2 दिन के बाद ही उतर गया था बुखार तो। हाँ हाँ। तो आया नहीं। हाँ। अब इस केस के रूब्रिकों को समझने का कोशिश करते हैं। पहला रूब्रिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेलीरियम, क्राइंग विद हेल्प फॉर। delusion injury is being delirium constant, delusions money talks of। तो इन सब में कैंथरिस कॉमन है। तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने इसको कैंथरिस 200 की एक खुराक प्रत्येक 1 घंटे बाद खाने को कहा था, जब तक कि इसको अच्छा ना लगने लगे। तो इस कैंथरिस का इतना बढ़िया प्रभाव रहा, ये तो आपने देखा है। तो ये हम उसके कई फ़ोन कॉल के द्वारा जान चुके हैं। अभी इन रूब्रिकों को फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। डेलीरियम कांस्टेंट, ये मतलब
अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मूर्खता है, ये दुष्टता है, ये इसको समझ नहीं आ रही है, क्या बोल रही है, बैंक में कितना पैसा है, इसने बताया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर बोला है इसने फ़ोन में कि इतना पैसा बैंक में है, इतनी पेंशन आती है। इन सब बातों से मुझको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 100% मूर्खता है। बस ये बोले जा रही है, एक ही बात और बोले जा रही है कि मेरा इलाज करो जल्दी, मेरा जल्दी इलाज करो, अरे भाई तुम पेमेंट करो इलाज शुरू हो जाएगा। वो ये कर नहीं रहे हैं। तो कांस्टेंट माने जो लगातार बना हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, उसमें गैप नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ी देर बाद ही फिर नॉर्मल बात करने लगी है। तो नॉर्मल बात नहीं कर रही थी, तभी तो मैं 2 घंटे इसको पूरे दिन इसके साथ बकवास करता रहा बैठा हुआ। तो डिलीरियम की अवस्था बनी हुई है लगातार, मतलब कुछ समय के लिए भी वो अपनी सामान्य अवस्था में नहीं आती है। मतलब कि आपके किसी भी प्रश्न का वो सामान्य आवश्यक जवाब नहीं देते कि भाई जितना ज़रूरी है उतना दो। हमने कहा हमारे को फ़ीस चाहिए, फ़ीस जमा कराओ। अब उसको कौन देगा, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है, किसी भी डॉक्टर को नहीं है, आप पेमेंट करो। तो पर ये सारी बहुत सारी बातें ये बकवास बताई जा रही है। तो ये सब बातें बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें थी। तो कांस्टेंट का मतलब ये गैर ज़रूरी बात करना होता है। इस कारण या तो आपको उसे बीच में टोकना पड़ता है या फिर कुछ अन्य प्रश्न करके उसकी दिशा बदलनी पड़ती है। नहीं तो ये तो बोले जाएगा पागलों की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए आपको जब भी लगे बकवास कर रहा है तो टोक दो, आपका रूब्रिक तो मिल ही गया है। तो ये महिला शुरू से ही अपने अन्य सहयोगियों से गहरे संबंधों के बारे में विस्तार से बताती है, जिसका कोई मुझे लेना देना नहीं है जिससे, जबकि उसकी बीमारी से उन संबंधों का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बखान इतना विस्तार लिए होता है कि मुझे बीच में अपना प्रश्न बदलना पड़ता है ताकि उसकी बोलने पर कुछ लगाम लग सके, और यह संक्षिप्त में हाँ या ना में जवाब देते रहना पड़ता है। मैं जितना कम बोलूँगा उतना ही ये कम बोलेगी। तो इससे इसका जो डिलीरियस स्टेट है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो सकती है और आपका टाइम बच जाएगा। अब कहाँ से खाना आता है, कौन लोग वहाँ रहते हैं, बेटा कहाँ नौकरी करता है, पैसे का इंतज़ाम कहाँ से कर रहे हैं, ये आप मुझे जल्दी से सही कर दो, बार बार इसी बात को दोहराते जाना, सब कुछ डिलीरियम की अवस्था है ये। अब ये डिलीरियम की अवस्था क्यों उत्पन्न होती है? तो इस रूब्रिक में दिए हुए अन्य दवाई की जो मानसिक अवस्था को समझकर हम समझ सकते हैं। तो इस रूब्रिक में और बहुत सारे दवाइयाँ हैं डिलीरियम कांस्टेंट में, तो उनकी क्या मेंटल स्टेट है जिसकी वजह से ऐसा डिलीरियम लगातार आ रहा है, वो हर दवाई की इंडिविजुअल स्टडी से ही पता लगेगा। और हम अपना फोकस इसी केस पे रखते हैं। तो इस प्रकार की डिलीरियम की अवस्था रोगी के लिए अति आवश्यकता, अर्जेंसी को दर्शाती है। तो कॉन्स्टेंटली तभी होगा ना जब उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा होगा उसके दिमाग पे, तो यानी वो अर्जेंसी है। तो ये बार बार कह रही है जल्दी सही कर दो, जल्दी इलाज शुरू कर दो। तो इस महिला को भी कोविड हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, बुखार लगातार बना हुआ है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है, जिसको ये कह रही है मैं पहले ही काफ़ी घुल गई हूँ। इस कारण से इसकी बीमारी के समाधान की अति शीघ्र आवश्यकता महसूस हो रही है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि ये तो घुले जा रही हूँ, रास्ता कोई नहीं मिल रहा, इसलिए ये डिलीरियम की अवस्था में गई है। जब ये समाधान मुझ में नज़र आया, क्योंकि होम्योपैथ ने बताया कि भाई अच्छे हैं कर देंगे, तो उसको लगा कि भाई यहाँ से मिल जाएगी मदद मुझे, क्योंकि इसके किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति ने इसको मेरे पास भेजा है। तो मेरे से बात शुरू करते ही ये बहक गई। ये मुझे प्रभावित करने और अपनी गंभीरता को मुझे समझाने के लिए ऐसी बातें करती रही है कि मैं ताकि इसका सही ढंग से जल्दी इलाज करूं। जितने भी रूब्रिक हमने इस औषधि के लिए लिए हैं उनको अलग अलग करके तो समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में अलग अलग 20 रूब्रिक होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, पर वो अलग नहीं होते। उनकी अगर सूक्ष्म लेवल तक आप विवेचना करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो सब एक ही फीलिंग को दिखाएंगे। तो इसलिए अलग अलग नहीं होते हैं वो लोग। तो समझना मुश्किल है, क्योंकि रोगी एक भावना से ही अनेकों रूब्रिकों को प्रदर्शित करते हैं।
अब इस महिला को लग रहा है कि उसका शरीर घुला जा रहा है, तो इसको लेते हैं डेल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, लगातार इंजरी बनी हुई है। घुलता हुआ शरीर तीव्रता से समाप्त होने का संदेश है। मान लो आप पानी में एक मिश्री की डली डाल दें, नमक का ढेला डाल दें, तो धीरे धीरे घुल के वो ख़त्म होता चला जाएगा और अल्टीमेट घुल जाएगा। तो जितनी तेज़ी से घुलेगा उतनी जल्दी ख़त्म होगा। तो इसलिए उसको ना घुले, इसको रोकना ज़रूरी है, जल्दी से ज़रूरी है। तो इसी तरह जब इसका शरीर लगातार घुलता चला जा रहा है तो इसके सामने अर्जेंसी है कि इस घुलते हुए शरीर को रोका जाए। इसलिए मुझसे जल्दी से जल्दी दवाई मांग रही है। और ये सारा नाटक तो नहीं कह सकते, बल्कि सारा जो कुछ एक्टिविटी है वो कर रही है। तो जब इसका शरीर घुलते जा रहा है और वह स्वयं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, तो वह स्वयं को बचाने के लिए शोर मचाएगी ताकि उसकी आवाज़ उसके बचाने वाले तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। यहाँ की ये बचाने वाला तो इस वक्त मैं हूँ इसकी निगाह में, तो इसलिए बार बार ये मेरे से उल्टी सीधी बातें कर रही है। इसलिए उसका चिल्लाना भी डेलीरियम वाला ही होगा। तो डेलीरियम क्राइंग विद हेल्प फॉर। तो इस रूब्रिक में केवल 2 दवाइयाँ हैं, कैंथेरिस और स्ट्रामोनियम। अब दोनों को ही खतरे का तीव्र एहसास होता है, इसको कैंथेरिस को भी होता है। इसलिए दोनों ही स्वयं को बचाने की गुहार लगाते हैं। इसलिए ये महिला बार बार मुझसे कह रही है कि तुम मेरा जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर दो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे तो अभी आने ही वाले हैं, देखो आ ही गए हैं, अरे अकाउंट में मैसेज आ ही रहा है, मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहा है, तो इलाज शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। तो इतना सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी आर्थिक अवस्था को विस्तार से बताए जा रही है कि उसका लड़का सरकारी नौकरी में है, अर्थात उसकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये बताने के लिए बता रही है। वह स्वयं एक पेंशनर है और बैंक में भी काफ़ी पैसा जमा है, जबकि आज के ज़माने में उतने जितना ये बता रही है उतने पैसे का कोई ख़ास महत्व होता नहीं है। अगर हॉस्पिटल जाएगी तो उतने पैसे में इसको एडमिशन भी दिया नहीं जाएगा। तो परंतु उसको लगता है कि उसके पास काफ़ी है, पैसा काफ़ी है, अर्थात उसकी अपनी एक वैल्यू है। मतलब एवं ही नहीं है वो कि आप इलाज ही ना शुरू करो, अर्थात उसका अपना एक महत्व है। डेल्यूजन मनी टॉक्स ऑफ, अर्थात कैंथेरिस स्वयं को कमज़ोर नहीं समझता है, बल्कि उसको समाज में स्वयं की एक प्रतिष्ठित कीमत, यानी उसकी एक वैल्यू होती है समाज में, एवं ही नहीं है वो, अर्थात वह स्थिति का सामना करने में समर्थ है। मतलब कि स्वयं के महत्व सामर्थ्य के कारण किसी से अपना काम वो करवा सकता है, ये उसको लगता है, परंतु वर्तमान हालात में वह इस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ये भावना काली ब्रोम की भावना से बिल्कुल अलग है। काली ब्रोम से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मनी स्वीड इन क्लोथ्स, तो उससे ये बिल्कुल अलग है। वहाँ पर स्वयं को वो जो काली ब्रोम है उसमें कष्टकारी अवस्था होती है, यानी ऑर्डियल की होती है, एक के बाद एक सफरिंग आती चली जा रही है, आती चली जा रही हैं। और क्यों आती चली जा रही हैं? क्योंकि गॉड उनके खिलाफ है, क्योंकि पावरफुल जो एंटिटी है समाज की वो उसके खिलाफ हैं, वो उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो उससे शत्रुता निभा रहे हैं। उसके पास चाहे कितना भी धन संपदा कुछ भी हो, कितनी भी पावर हो, पर वो उनके सामने तो जीरो है। तो पर यहाँ कैंथेरिस में ऐसे नहीं है। तो वहाँ स्वयं को कष्टकारी अवस्था में होने की बहुत तीव्र एहसास होता है और अपने कष्टों को किसी प्रकार से कम होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है, तो वो काली ब्रोम हुआ। तो ये महिला भी बार बार कह रही है कि आप अपनी फ़ीस की चिंता मत करो, परंतु जल्दी से जल्दी मेरा इलाज शुरू कर दो, अर्थात मेरी फ़ीस देने का सामर्थ्य उसमें है, ये वो मुझे जताना चाह रही है। दे सकती है, अभी नहीं तो 10 मिनट में दे देगी, कल दे देगी, पर काली ब्रोम में ऐसे नहीं होता है। तो अर्थात कैंथेरिस स्वयं को सामर्थ्यवान समझता है, यानी मनी, ही हैज़ गॉट सम मनी, ही हैज़ गॉट सम वैल्यू, यानी उसकी समाज में कोई इज्जत है, वो उस काम को करवा सकता है। परंतु वर्तमान हालात में स्वयं के सामर्थ्य का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, और जल्दी ही जल्दी अगर इस खराब हालात को नहीं सुधारा गया तो बहुत कुछ बुरा होने की संभावना होती है। ये उसका एंटिसिपेशन है।
इसीलिए बार बार वो कह रही है जल्दी क्यों कह रही है, जल्दी मचा रही है। एक तो पहले बीमार है, 1 महीना हो चुका है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और ख़राब होगी, इसलिए जल्दी मचा रही है। इसलिए ये एंटीसिपेशन है। इस घबराहट के कारण वह ऐसी चीज़ और ऐसी व्यक्ति को तलाश करता है जो उसको इस खराब वर्तमान अवस्था से छुटकारा दिला सके। डेलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर। अब इस रूब्रिक में इसके साथ स्ट्रामोनियम दी गई है। अब बहुत अलग दवाइयां हैं दोनों। वो भी मदद के लिए पुकारता है क्योंकि उसको किसी गंभीर नुकसान होने का डर सता रहा होता है। इसमें नुकसान कम, परेशानी ज़्यादा होती है। कैंथरिस वर्तमान हालात में अपने आप को एक अपाहिज की तरह समझता है कि लेकिन जैसे सामर्थ्य होते भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है, तो इसमें से अब मुझे निकालो। कर तो सकता है वो, तो स्ट्रामोनियम में ऐसे नहीं होता, उसमें पुअर स्टेट ज़्यादा होती है क्योंकि वो तो स्वयं ही दीनहीन बेचारा आदमी होता है। एक किस्म से उसको तो समझ ही नहीं आता कहाँ से मदद मिलेगी, पर इसको समझ आता है। ये ग्रुपिंग में नहीं है, इसको ज़रा भी पता लग जाए ये मेरा काम सही कर सकता है तो फिर ये उससे चिपक जाता है। और स्ट्रामोनियम तो जो इंसान जिससे उसको मदद चाहिए उसके आगे गिड़गिड़ाएगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसको लगेगा जैसे यहीं से सब कुछ यही भगवान है उसके लिए। तो परंतु जो कैंथरिस है वो इतना वफादार नहीं होता है, बल्कि सारे नेगेटिव क्वालिटीज उसमें होती हैं। ब्लास्फेमी होती है, ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग होती है, यानी आप ही से इलाज लेकर आपका एहसान ना मानना उसकी प्रवृत्ति होती है। वो स्ट्रामोनियम में नहीं होती है। तो स्ट्रामोनियम अपने आप को पुअर समझता है, लेकिन कैंथरिस अपनी वैल्यू समझता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो यानी कैंथरिस से तो आप जान छुड़ाना चाहोगे, यार ये क्या बदतमीज़ आदमी है, मेरी जान छोड़े भागे यहाँ से। पर स्ट्रामोनियम में ऐसे नहीं है, वो तो आपके साथ चिपका रहेगा, आपके साथ जैसे आप ही को भगवान समझ रहा है तो आपकी इज्जत करेगा। पर कैंथरिस आपसे मदद लेगा पर इज्जत नहीं करेगा क्योंकि वो अब्यूजिव है, इंसल्टिंग है, ब्लास्फेमस है। बहुत सारे अपोजिट गुण हैं कैंथरिस, स्ट्रामोनियम और कैंथरिस के। तो स्ट्रामोनियम भगवान अर्थात शक्तिशाली से डरने वाला व्यक्ति होता है। वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। कोई भी अपशब्द भगवान के लिए नहीं कहता, यानी जो उसका इलाज कर रहा है उसको कभी उल्टा सीधा वो नहीं बोलेगा, उसको नाराज़ नहीं करेगा। रिलीजियस अफेक्शंस, वो कभी भी अपनी मदद करने वाले को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, बल्कि उसको डर होता है कि मदद करने वाला व्यक्ति कहीं उससे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उसके प्रति तो वो सम्मान दिखाएगा ही, मतलब कि उससे चिपटा रहेगा। जबकि जो कैंथरिस होता है वो एहसान फरामोश होता है, वो अपनी मदद करने वाले तक का आदर नहीं करता। ब्लास्फेमी, उसका अपमान करने से नहीं चूकेगा। अब्यूजिव, वो इस ढंग से बात करेगा कि आपको लगेगा कि क्या बदतमीज़ है, मेरे से इलाज करा रहा है और इस तरह से बात कर रहा है। ऐसा वह स्वयं को सामर्थ्यवान समझने के कारण करता है। मनी टॉक्स ऑफ, वह दूसरों से मदद भी अकड़ कर मांगता है, अकड़ कर लेता है। यह महिला मुझसे स्ट्रामोनियम रोगी की भांति प्रार्थना या याचना नहीं कर रही थी, बैगिंग और प्रेइंग नहीं था इसमें, परंतु मुझे खरीद रही थी कि आप फीस की चिंता ना करो, फीस हम दे देंगे, इलाज शुरू करो आप, तो बस मेरा इलाज जल्दी से। तो मतलब कि आपका कोई एहसान नहीं है, हम लोग पैसा दे रहे हैं तो आप इलाज कर रहे हो, इसमें क्या है। तो कैंथरिस दर्द के दौरान बहुत चिड़चिड़ा होता है, इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन। पर स्ट्रामोनियम जब दर्द वर्द होगा, कोई परेशानी आएगी तो उसमें घबराया हुआ होगा कि पता नहीं क्या है, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत अलग है। और वो चिड़चिड़ा रहा होगा, ये क्या साला दर्द है, जान नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्या है, कैसे डॉक्टर हैं, इलाज नहीं कर सकते ढंग, इन्हें डॉक्टरों को अकल नहीं है। तो इस तरह से ऊपर स्ट्रामोनियम ऐसी बातें नहीं करेगा। वो तो जहाँ भी जाएगा वहीं उसको लगेगा वहाँ से हो सकता है वहाँ भाग गया, और उसी के साथ ऐसे लगेगा जैसे वही भगवान के मंदिर में उससे मदद मांगने आ गया है। तो ये गाली गलौज तक करता है, अब्यूजिव, इंसल्टिव, यहाँ तक कि कोई बात उसको चुभ जाए तो एकदम से आपे से बाहर भी हो जाता है। ए रेज रिन्यूड बाई टच,
तो ये डॉक्टर के ऊपर भी झल्ला सकता है बुरी तरह से। परंतु स्ट्रामोनियम एक डरा हुआ व्यक्ति होता है, वो हर हालात में नुकसान क्षति की संभावना महसूस करता है, इसलिए मदद करने वालों के प्रति हमेशा श्रद्धावान और नम्रता का व्यवहार करता है। तो ये दो दवाइयों में काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएशन हुआ। इसकी मतलब इसको इस तरह से अगर विस्तार दे के चलेंगे तो हर बीमारी में कैंसर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ना केवल जले के लिए, ना केवल यूरिन इन्फेक्शन के लिए। तो ये हर बीमारी में काम आ सकता है।